पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा एक बार उसको रिवाइज करते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो जनरल बॉडी सरफेस से भी होता है, स्किन और बॉडी सरफेस से भी होता है, ट्रेकिया से भी होता है, गिल से भी होता है, लंग से भी होता है। लंग से अगर रिस्पायरेशन होगा तो उसको हम लोग पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं। लंग से अगर रिस्पायरेशन होगा तो ऐसे रिस्पायरेशन को हम लोग पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं। फिर हमने बात किया कि अगर हम जनरल बॉडी सरफेस की बात करते हैं तो ऐसा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। किसमें होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन अंदर चला जाता है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और CO2 बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट डिफ्यूजन हो जाता है। किस किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। ठीक है। उसके बाद फिर बोला कि बॉडी सरफेस यानी स्किन से भी रिस्पायरेशन होता है। जैसे यहाँ पे लीच का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका जो स्किन है वो स्किन के जस्ट नीचे ब्लड वेसल्स है ना, ये कैपिलरी है। डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरी में चला जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ब्लड यहाँ एक्सचेंज हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फिर उसके बाद फिर बोलता है क्या कि जो अगर जो स्किन से रिस्पायरेशन होता है, ऐसे रिस्पायरेशन को हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस। स्किन के लिए वर्ड जब भी आता है क्यूटेनियस वर्ड आ जाता है। ठीक है, किस किस में होगा? एग्जाम्पल में एनेलिडा होगा और एम्फीबियंस होगा, जिसको हम लोग फ्रॉग, एम्फीबियन जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, तो उसमें से एक फ्रॉग हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है कि यहाँ पे अगला रिस्पायरेशन जो हो गया वो ट्रेकियल ट्यूब्स के वजह से रिस्पायरेशन होता है। तो ट्रेकियल ट्यूब से ट्रेकियल रिस्पायरेशन जो होता है वो अक्सर कॉकरोच में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे इसके बॉडी में छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, इन ट्यूब्स को ट्रेकियल ट्यूब्स बोलते हैं। ये ट्रेकियल ट्यूब्स जो है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है और CO2 निकालता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये किस किस में होता है? तो ऑर्थोपोड्स में होता है। इंसेक्ट हो गया, कॉकरोच हो गया उसमें एग्जाम्पल। उसके बाद बात किया था हमने गिल्स के बारे में। किसके बारे में बात किया था? गिल्स के बारे में। गिल्स से रिस्पायरेशन अक्सर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का होता है। तो जैसे यहाँ फिश है, फिश जो होता है यहाँ गिल्स से रिस्पायरेशन करता है। ठीक है, अब गिल्स का स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो ये रहा गिल्स का स्ट्रक्चर। तो गिल्स के स्ट्रक्चर में ये हो गया उसका ब्लड वेसल्स। जब वाटर करंट इधर से जाता है तो उसका उल्टा ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, तो वाटर का डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है इसका हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इसका ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ना, और CO2 बाहर उसी में निकाल देता है वाटर के अंदर। तो जिसकी वजह से यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। बोलो कौन सा हाइड्रोजन? अरे वाटर में H2O की बात कर रहे हो? वाटर को तोड़ के ऑक्सीजन नहीं लेता, वाटर में ऑक्सीजन होता है। तुम्हारे दिमाग में ये है कि वाटर के H2O जो है H2O का O ले लेता है, H छोड़ देता है, ऐसा नहीं। डिजोल्व ऑक्सीजन लेता है, उसमें घुला हुआ रहता है ऑक्सीजन, बबल्स के फॉर्म में होते हैं छोटे छोटे। बात समझे? चलो आगे बात करते हैं। फिर हमने बात किया था कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म गिल से कौन कौन लेता है। तो जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो, जैसे कि यहाँ हो गया फिश हो गया, टेडपोल हो गया, मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो गया। फिर हमने बात किया था पल्मोनरी रिस्पायरेशन। पल्मोनरी का मतलब ही क्या होता है? लंग्स। रिस्पायरेशन बाय लंग्स कॉल्ड पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ज्यादातर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल, इसमें लंग्स रिस्पायरेशन होता है, जैसे कि ह्यूमन, लायन, कैट, काउ, बर्ड्स, इन सब में जो है यहाँ पे लंग्स रिस्पायरेशन होता है। फिर हमने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जब पढ़ा तो इसमें हमने जाना कि इसको दो टाइप में हम लोग बांटते हैं। दो टाइप में ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को बांटते हैं। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को हमने दो टाइप में बांटा। एक रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट यानी कंडक्टिंग जोन हो गया, और एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन यानी एक्सचेंजिंग जोन हो गया। अब यहाँ पे जो कंडक्टिंग जोन है वो कहां से कहां है, जरा सुनना ध्यान से। सबसे ज्यादा स्टार्ट होता है नोस्ट्रिल से, यानी नोज से, नेजल चैम्बर और फेरिंग्स। नोस्ट्रिल और नेजल चैम्बर, ये नोज वाला बात एक साथ में कंसीडर करोगे तो नोज कंसीडर कर लोगे।
उसके बाद आगे जाते हो तो फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद एपिग्लोटिस, लैरिंक्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई है, ब्रोंकस इसको बोलते हैं। यहां तक कंडक्टिंग जोन होता है, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टिंग जोन का 3 फंक्शन बताया था। ये जो है कंडक्टिंग जोन एयर को फिल्टर करता है, उसके बाद प्यूरिफाई करता है, फिल्टर प्यूरिफाई कर दिया, और उसके बाद वार्म कर दिया ठंडी में, और गर्मी में क्या कर दिया, कूल कर दिया, ठंडा कर दिया। उसके बाद आता है एक्सचेंजिंग जोन। एक्सचेंजिंग उस दिन का भूल गया तू? हम पूछ लेंगे क्वेश्चन, और वो वाला जिसका तुम जवाब नहीं जानते हो। क्या तुमको लगता है तुम सब जानते हो? नहीं। यहाँ पे ब्रोंकियल्स हो गया, एट्रिया हो गया, एल्वियोलर सैक हो गया और एल्वोलाई हो गया। ये चारों जगह पे एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज यानी यहां से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड से CO2 एक्सचेंजिंग जोन में आता है। बात समझे? अब यहाँ पे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ह्यूमन रिस्पिरेटरी ऑर्गन में, तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर नेजल पैसेज हो गया, नॉस्ट्रिल हो गया, उसके बाद फेरिंग्स हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया ब्रांच हो जाता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई ब्रांच होता है ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स के बाद आता है यहाँ पे देखो रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है, रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के बाद एट्रिया, एट्रिया के बाद एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक के बाद एल्वोलाई, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडक्टिंग जोन के फंक्शंस बताए थे। कंडक्टिंग जोन के क्या क्या फंक्शन है? प्यूरिफाई करता है एयर को, कोल्ड वार्म करता है एयर को, और कूल करता है एयर को। क्लियर? उसके बाद फिर मैंने पिछले क्लास में आपको ये लंग्स का ये वाला बात पढ़ाया नहीं। अब ध्यान से सुनो, अगला बात अब क्या कह रहा है। तो अगला बात जो है वो लंग्स का स्ट्रक्चर है। बोलो। देखो अब जो चल रहा है, आज का क्लास चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब किसी पर्सन की बात करते हैं, मान लो किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो किसी का भी बॉडी जो होता है 2 भाग में बटा होता है, ठीक है, 2 भाग में बटा होता है। एक भाग जो यहाँ एक भाग हो गया, यहाँ पे ये पार्टीशन हो गया, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायाफ्राम। डायफ्राम, एक हो गया डायफ्राम। उसके बाद ऊपर वाला जो कैविटी देख रहे हो, कैविटी मतलब खाली एरिया, ये ऊपर का पूरा चैम्बर जो हो गया, इस चैम्बर को हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरेसिक। बोलता काहे नहीं रे? हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। यहाँ हो गया थोरेसिक कैविटी, ये हो गया थोरेसिक कैविटी, ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी हो गया। और नीचे वाला जो एरिया है, ये नीचे वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन। क्या बोलते हैं? एब्डोमेन। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। अब बीच में पार्टीशन करने वाला कौन है? डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है, ये डायफ्राम बना होता है मसल्स का। किसका बना होता है? मसल्स का। किसका बना होता है? मसल्स का बना होता है। अब ये जो डायफ्राम है, ये पार्टीशन कर रहा है थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। अब इसके अंदर जब थोरेसिक कैविटी के अंदर देखते हो, तो थोरेसिक कैविटी के अंदर इस तरीके से बोन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से बोन्स देखने को मिलेंगे। ये बोन्स हो गया थोरेसिक कैविटी में, इस तरीके से बोन्स देखने को मिलेंगे। और ये जो बोन्स होता है, ये बोन्स जो होता है, ये बोन्स एक कनेक्टेड होता है एक स्ट्रक्चर से, बीच में एक बड़ा वाला बोन से, जिसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे हो, ये हो गया रिब। क्या हो गया? ये रिब। क्या हो गया? रिब हो गया, ठीक है। अब उस बीच में, रिब के जस्ट बीच में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये रिब के बीच में जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये भी बोन ही है, ये भी बोन ही है। और इस बोन को बोला जाता है स्टर्नम। क्या बोला जाता है? बोलना। स्टर्नम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टर्नम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टर्नम बोला जाता है। तो हमको कहानी के, हमको मतलब किससे है? हमको रिब से मतलब है। रिब से कैसे मतलब है? रिब के अंदर जो होता है, अगर हम रिब का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो रिब का स्ट्रक्चर में जो आप देख रहे हो ना, ये रिब जो है, इस रिब में यहाँ पे होता है मसल्स।
रिब में होते हैं यहाँ पे इस तरीके से मसल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से मसल्स प्रेजेंट होता है। ये जो मसल्स होता है, इस मसल्स को हम लोग बोलते हैं, अंदर वाला मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं? मटन खाए, मटन, उसका चेस्ट जो है ना, छाती का हड्डी है, वो लोगे तो हड्डी को पकड़ोगे, उसका मसल्स खींच लेते हो, ठीक है, जो मसल्स मुंह में जाता है वो इंटरकोस्टल मसल्स है। समझ रहे बात को? तो इस मसल्स को बोलते हैं हम लोग कौन सा मसल्स? बोलो, इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बुलाते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। हालांकि ये दो होते हैं, एक एक्सटर्नल, एक बाहर के तरफ से होता है और एक अंदर के तरफ से होता है। तो जो बाहर के तरफ से है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहलाता है, और जो अंदर के तरफ है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहलाता है। मैं एक्सटर्नल इंटरनल, जो बाहर है एक्सटर्नल, जो अंदर है वो इंटरनल, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स हो गया, ये इंटरकोस्टल मसल्स और ये डायफ्राम। आप जब सांस लेते हो तो आपका इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, यही दोनों ब्रीदिंग करवाता है। बात समझे? अब इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो अंदर में होता है इसका लंग्स। अंदर में क्या होता है? लंग्स। तो यहाँ पे ये जो हो गया, अंदर का स्ट्रक्चर की बात करते हो तो अंदर में यहाँ पे प्रेजेंट होता है लंग्स। अंदर में प्रेजेंट होता है यहाँ पे इस तरीके से लंग्स। यहाँ पे इस तरीके से अंदर में प्रेजेंट होता है लंग्स, ये इस तरीके से लंग्स है, ठीक है। तो लंग्स का स्ट्रक्चर अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं, तो ये मैं आपको बस बता रहा हूं कि बोन के अंदर यहाँ पे लंग्स होता है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, इस लंग्स को, ठीक है। आगे बनाता हूं, ध्यान दो। जब इस रिब को हटाओगे, रिब को ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पे लंग्स देखने को मिलेगा। यहां हो गया लंग्स, ये लंग्स। लंग्स में देखोगे तो यहाँ पे पहले तो ये जो आप ट्यूब देख रहे हो, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं, ठीक है। ये ट्यूब को हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। तो ये जो ट्रेकिया होता है, ये ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया फर्दर आगे जाके जब ब्रांच बनता है तो इसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये ब्रोंकाई हो गया। उसके बाद जो स्ट्रक्चर देख रहे हो तो यहाँ पे ये लंग्स हो गया। ये वाला हो गया लेफ्ट लंग और ये वाला हो गया राइट लंग। ये वाला हो गया राइट लंग। लेफ्ट लंग जो होता है, ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है। लेफ्ट के मुकाबले राइट वाला जो होता है थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। राइट जो होता है, राइट वाला लंग्स जो होता है, ये वाला थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। ये वाला लंग्स जो होता है थोड़ा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में प्रेजेंट होता है हार्ट। इस एरिया में क्या प्रेजेंट होता है? इस एरिया में प्रेजेंट होता है यहाँ पे हार्ट, ठीक है। तो हार्ट की वजह से यहाँ पे जो है लंग्स एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, ये जो लंग्स है, लंग्स के ऊपर एक ऊपर में कवरिंग होता है। लंग्स के ऊपर एक पतली सी कवरिंग होता है। लंग्स के ऊपर एक पतली सी कवरिंग होता है। तो लंग्स के ऊपर एक पतली सी कवरिंग जो होता है, ऐसे पतला सा लेयर होता है। ये पतला सा लेयर जो होता है, ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लंग्स के ऊपर इस तरीके से एक पतला सा लेयर होता है, थिन लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है। ये जो थिन प्रोटेक्टिव लेयर है, ये जो थिन प्रोटेक्टिव लेयर है, इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल। क्या बोलते हैं इसको? नहीं, पेरिकार्डियल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्लूरल, प्लूरा बोलते हैं, प्लूरा, ठीक है। अंदर जो कैविटी है, लेयर को प्लूरा बोलते हैं। अंदर जो कैविटी है,
इस कैविटी को बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। अब प्लूरल कैविटी के अंदर जो होता है ना वो फ्लूइड होता है भरा हुआ। प्लूरल कैविटी के अंदर में प्रेजेंट होता है फ्लूइड। प्लूरल कैविटी के अंदर में प्रेजेंट होता है फ्लूइड। प्लूरल कैविटी के अंदर में प्रेजेंट होता है फ्लूइड, ठीक है। और इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। तो ये प्लूरल फ्लूइड हो गया। क्या हो गया? मुंडी ऊपर रख, गधा कहीं का। तो ये ऊपर वाला लेयर जो हो गया वो प्लूरा हो गया। उसके बाद कैविटी जो हो गया प्लूरल कैविटी हो गया। उसके बाद अंदर जो फ्लूइड हो गया प्लूरल फ्लूइड हो गया। इसका काम क्या है? तो शॉक से बचाना है। शॉक एब्जॉर्बर। कोई भी शॉक, कोई भी चोट वगैरह लगता है ना तो उससे बचाने का काम कौन करता है? बोलो। हाँ, प्लूरल फ्लूइड करता है। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कि प्लूरल फ्लूइड जो है सीक्रेट होता है तो इट प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम एनी काइंड मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी से बचाता है और मैकेनिकल शॉक से बचाता है। और खासकर ल्यूब्रिकेशन जो होता है, फिसलन पैदा करने में हेल्प करता है। लंग्स आसानी से कॉन्ट्रैक्ट करे और आसानी से रिलैक्स करे। लंग्स आसानी से कॉन्ट्रैक्ट करे और आसानी से क्या करे? रिलैक्स करे। इसमें भी प्लूरल कैविटी प्लूरल फ्लूइड का हेल्प होता है। और दूसरा, लंग्स को हमेशा नमी मॉइस्ट बना के रखे। मॉइस्चर हमेशा प्रेजेंट हो जिसकी वजह से लंग मॉइस्ट हो। बात आ रही है समझ में? तो ये हो गया लंग्स के बारे में। इसमें कुछ लिखना चाहते हो? ये वाला बुक सबको मिला होगा, एडमिशन करवाए होगे तो? क्यों नहीं मिला? इसमें लिखा हुआ है प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन। चल दो, इसको लिखना चाहते हो या मिटाएं? लिखो जल्दी से। यहां पे लंग्स के अंदर जो ब्रांचेस होते हैं, ध्यान दो। लंग्स के अंदर जो ब्रांचेज होते हैं, ये ब्रोंकाई है, फिर आगे और ब्रांचेज हुआ तो ये ब्रोंक्यूल्स है, फिर आगे और ब्रांच हुआ तो ब्रोंक्यूल्स के बाद ये ब्रोंक्यूल्स हो गया। फिर ब्रोंक्यूल्स ब्रांच हुआ तो यहाँ पे एट्रिया बनता है। एट्रिया बन गया तो यहाँ पे एल्वियोलर सैक बन गया। एट्रिया बन गया तो यहाँ पे एल्वियोलर सैक बन गया, ठीक है। ये एल्वियोलर सैक बन गया, ठीक है। ये एल्वियोलर सैक है, एल्वियोलर सैक। और ये जो देख रहे हो ये एल्वियोलाई है। ये क्या है? एल्वियोलाई है। यही एल्वियोलाई जो होता है, इसी एल्वियोलाई के ऊपर प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी। इसी में होगा एक्सचेंज। अब वो एक्सचेंज कैसे होगा वो अभी हम जस्ट बताने वाले, इसके बाद वही टॉपिक है। ध्यान सुन। अब यहाँ पे ये तो तुम लंग्स देख रहे हो, ठीक है। अब लंग्स में एल्वोलाई वगैरह तुम सब देखे। इसी के ऊपर में प्रेजेंट होता है रिब। इसी के ऊपर में प्रेजेंट होता है रिब, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिब प्रेजेंट होता है। इसे रिब इसके ऊपर इस तरीके से लंग्स को प्रोटेक्ट करता हुआ इसके ऊपर होता है, ठीक है। और बीच में यहाँ पे एक बोन होता है जिसको हम लोग स्टर्नम बोल रहे थे, ठीक है। स्टर्नम बोल रहे थे। और इस तरीके से रिब जो है कवर करके रखता है लंग्स को, ठीक है। मैं ये सब मिटा रहा हूँ, बस बताने के लिए बताया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगले पेज में और जानते हैं आगे क्या होता है। आगे यहाँ पे ये होता है कि अब यहाँ पे ब्रीदिंग की बात करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आखिरी टॉपिक है वो हमारा। ब्रीदिंग का आखिरी टॉपिक है वो, ठीक है। ध्यान सुनो। तो क्या बोल रहा है वो तुम्हारे पहुंच से बाहर हो गया, दिमाग मत लगाओ। यहाँ देखो, ध्यान दो। यहाँ पे क्या हो गया कि जब हम लंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्रीदिंग को जरा डिफाइन करो, क्या होता है ब्रीदिंग? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस कॉल्ड ब्रीदिंग।
ठीक है। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के जगह पे तुम कुछ और भी लिख सकते हो। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के जगह पे तुम और भी कुछ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? तो इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन और इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ गैसेस। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ गैसेस आर कॉल्ड, ये दूसरा डेफिनेशन है, आर कॉल्ड ब्रीदिंग है। जो बता रहे हैं वो सुनो, या दूसरा बोलोगे इनटेक एंड आउटटेक ऑफ गैसेस। दूसरा क्या होता है? बोल, दूसरा क्या होता है? इनटेक एंड आउटटेक ऑफ गैसेस आर कॉल्ड ब्रीदिंग। स्टैंड हटा, स्टैंड, और लिखना बंद कर 2 मिनट के लिए। लिखने के लिए टाइम देते हैं तो फिर काहे छुल छुल कर रहा है। आगे सुनो, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब इनटेक और आउटटेक करने का क्या प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है ये काम? तो ध्यान से सुनो, होता है कुछ ऐसे। उसको समझाने के लिए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म अगले पेज में लेके चलते हैं, ठीक। मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने के लिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने के लिए आपको 2 बात समझना होगा। केमिस्ट्री का एक बात कॉन्सेप्ट समझना होगा, या तो तुम लोग के में फिजिक्स में होगा या केमिस्ट्री में होगा, ठीक है। तो 11th में जाओगे तो केमिस्ट्री में पढ़ना होगा। प्रेशर जो होता है, प्रेशर का नाम सुने हो? प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? वॉल्यूम का, ठीक है। वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर मैं ये बोलूं, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। यानी ये है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम, सॉरी, अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा, ये वाला मिटा देता हूं, अगर यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ेगा। और प्रेशर अगर बढ़ रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ पे वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, और अगर वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। यही कॉन्सेप्ट यूज करना, ठीक है। अब ध्यान दो, तुमको ये लगता है तुम सांस लेते हो तो लंग्स फूल जाता है, यही लगता है, यही लगता है ना, कि तुम जैसे सांस लिए और लंग्स क्या हो गया? फूल गया। देख, चेक कर लो, चेक कर लो। तुमको लगा सांस खींचे तो लंग्स फूल गया, इसीलिए ये जो रिब है ये बाहर आ गया, और आउटसाइड अपवर्ड रिब जो है इंस्पायरेशन का गया। रिब जो है तुम्हारा, तुम कह रहे हो कि रिब जो है तुम्हारा आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो रिब जो है तुम्हारा आउटवर्ड जा रहा है और अपवर्ड जा रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है? देखिए, होता कुछ ऐसा है, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। एक बॉटल का एग्जांपल लेते हैं। एक बॉटल, ये एक बॉटल है,
ये एक प्लास्टिक का बोतल है, ये प्लास्टिक का बोतल का दबा दो तुम उसको, इस प्लास्टिक का बोतल को दबा दो। जब इस प्लास्टिक का बोतल को दबाओगे, ठीक है, जब इस प्लास्टिक का बोतल को दबाओगे अंदर में वॉल्यूम क्या हो गया, कम या ज्यादा, कम। तो इसका मतलब है प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया होगा। और जब प्रेशर बढ़ा होगा तो इससे एयर बाहर निकला होगा कि नहीं निकला होगा, यहां से एयर बाहर निकल गया होगा, बोलो एयर बाहर निकल गया होगा। जब दबाए वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ गया, एयर बाहर निकल। लेकिन अब तुम इसको छोड़ दो, छोड़ोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम जैसे बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एयर अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। लेकिन बॉटल पे दबा रहे हो, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। कैसा फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। अब कोई एक बच्चा आ जाओ इधर, आ जा तू इधर, 2-3 पेन लेके आओ। मान लेते हैं इसको ऐसे पकड़ के रखो, इसको ऐसे पकड़ के रखो, दोनों को। क्या करें जो कुछ नहीं होगा, हाथ हटाओ, पकड़, ठीक है, यहाँ पे पकड़ो, दोनों को पकड़ो। मान लिए ये नीचे वाला रिब है, ये ऊपर वाला, मतलब ये ऊपर, ये नीचे वाला रिब है, ये ऊपर वाला रिब है। थोड़ा साइड हो, उसको देखने दो। ये ऊपर वाला रिब है और ये नीचे वाला रिब है। एक अपर रिब है, एक लोअर रिब है। दोनों रिब के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है मसल्स। क्या प्रेजेंट है, मसल्स। और इस मसल्स को क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं। अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों, कॉन्ट्रैक्ट होने देना रे, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों रिब के बीच में गैप बढ़ गया, बड़ा। अब जब ये गैप, ये रिलैक्स कर जाएगा, नीचे ला, रिलैक्स कर गया तो ये गैप क्या हो गया, कम हो गया दोनों रिब का। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो गैप क्या हुआ, बढ़ जाएगा। और जब वापस रिलैक्स करेगा तो गैप क्या हो गया, कम हो गया। तो हर रिब के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स है, बोल। हर रिब के बीच में, मान लो ये एक रिब है, ये एक रिब है, ये एक रिब है, ठीक है, ये दूसरा रिब है। दोनों रिब के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स है। दोनों रिब के बीच में, यहाँ पे दोनों रिब के बीच में, दोनों रिब के बीच में यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स है। तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कुछ रिब का शेप जो होगा, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब का शेप जो होगा, जरा समझना ध्यान से। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहां पे ये रिब जो है, ध्यान से समझोगे, ये रिब जो है, ये रिब जो है, ये रिब, ठीक है, ये रिब जो है, जब इस रिब के बीच में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, मसल्स क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट, ये मसल जो है, ये मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर गया, मसल्स यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर गया। और जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया तो ओवरऑल जो है मसल्स के बीच में, मसल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। यहां देख रहे हो डिस्टेंस कम है और यहां देख रहे हो डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ फ्लैट है मसल्स और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ रिलैक्स है और यहाँ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। अगर हर रिब के बीच में ऐसा होगा तो रिब का एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, जो नीचे में डायफ्राम होता है, सुनो तो पूरी बात। जब नीचे डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम अभी रिलैक्स स्टेज में, डायफ्राम क्या है, रिलैक्स स्टेज में है। डायफ्राम क्या है, रिलैक्स स्टेज में है ना, ये डायफ्राम रिलैक्स स्टेज में, ठीक है, समझना ध्यान से। ये डायफ्राम रिलैक्स स्टेज में है, ठीक है, ये भी रिलैक्स स्टेज में है। इधर लिख दिया रिलैक्स स्टेज, रिलैक्स स्टेज, ठीक है, ये रिलैक्स स्टेज हो गया। और ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, ठीक है। अब ये जो डायफ्राम देख रहे हो, ये जो डायफ्राम देख रहे हो,
ये डायफ्राम यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूं सभी के बारे में। ये हो गया रिब, ये हो गया रिब, ये हो गया इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ये ओवरऑल रिलैक्स है। ये हो गया डायफ्राम, ये हो गया डायफ्राम। यहां पे वही सेम चीज, ये रिब हो गया, ठीक है। और ये हो गया इंटरकोस्टल मसल्स। और नीचे आओ डायफ्राम का कहानी। तो डायफ्राम का क्या कहानी है, डायफ्राम का क्या कहानी है, ये डायफ्राम, अभी ये डायफ्राम किस फॉर्म में है, रिलैक्स फॉर्म में। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो डायफ्राम फ्लैटेंड हो गया, डायफ्राम यहाँ फ्लैटेंड हो गया। जब ये डायफ्राम यहाँ रिलैक्स स्टेज में है तब कौन सा शेप में है, डोम शेप। किस शेप में है, डोम शेप। जब ये फ्लैटेंड हो गया मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो डायफ्राम जो है यहाँ फ्लैटेंड हो गया, फ्लैटेंड हो गया, बात समझ रहे हो। और ये कॉन्ट्रैक्ट वाला कंडीशन है। जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डायफ्राम फ्लैट हो गया। जब रिलैक्सेशन हुआ, क्या हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, तो रिलैक्सेशन हुआ तो यहाँ डायफ्राम कैसा हो गया, जब डायफ्राम रिलैक्स है तो किस शेप में है, डोम शेप। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट है तो किस फॉर्म में है, फ्लैटेंड है। अब जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो डायफ्राम इस तरीके से मान लो डोम शेप में, तो नीचे आया, बोल बोल, ये जब नीचे आया तो ऊपर का वॉल्यूम बढ़ा, तो यहां देखो नीचे आ गया, वॉल्यूम बढ़ गया होगा। ऊपर से ये भी वॉल्यूम बढ़ाया, बोलो बोलो, वॉल्यूम बढ़ाया। तो ये रबड़ की तरह है हमारा लंग्स, रबड़ की तरह हमेशा वो फैला हुआ रहता है, लेकिन जब उसको दबाया जाता है तो दब जाता है और फिर अपने स्टेज पे आ जाता है फैला हुआ। वो वाला रबर नहीं कि जिसको खींच के कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता, नहीं, वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है, फैला हुआ है, लेकिन बाहर से फोर्स लग रहा है, ऊपर से रिब के तरफ से फोर्स लग रहा है और लंग्स को दबा दिया जा रहा है। नीचे से डायफ्राम भी फोर्स लगा रहा है, दबा दिया लंग्स को चारों तरफ से। जैसे लंग्स दबा, अंदर का वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हुआ, बाहर से जब उसको दबाया गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, अंदर का लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा हो गया। जब दबाने से पहले ज्यादा था, लेकिन दबा दिए उसको तो क्या हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम अंदर कम हो गया। तो वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर कहां निकल जाएगा, बाहर, मतलब एक्सपायरेशन। नहीं समझे। जब रिब जो है वापस रिलैक्स हो जाएगा, डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगा, डोम ये आ जाएगा, रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा। जब डायफ्राम रिलैक्स फॉर्म में आएगा, जब डायफ्राम रिलैक्स फॉर्म में आएगा, डायफ्राम रिलैक्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आएगा। एक मिनट रुको, डायफ्राम के बारे में कुछ बोला है, डायफ्राम जब डोम शेप में रहेगा तो रिलैक्स रहेगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनो। अब इसी चीज को हम दिखाते हैं तुमको डायग्रामेटिकली। ये लिखे हो तुम लोग, कहां से नहीं लिखे हो, यहां से, यहां से नहीं लिखे हो, ये लिख लिए थे, जल्दी लिखो। ध्यान दो, अब यही चीज जो हम समझाए हैं इसी का अप्लाई करेंगे, ध्यान सुनो। होता कुछ ऐसा है कि जब आप इंस्पायरेशन करते हो, क्या करते हो, इंस्पायरेशन करते हो, यानी जब आप सांस लेते हो, तो इंस्पायरेशन के टाइम में क्या होता है, इंस्पायरेशन के टाइम में क्या होता है, तो आपका बॉडी में क्या होता है, डायफ्राम, फर्स्ट डायफ्राम जो है, ये डायफ्राम
करता क्या है, तो डायफ्राम करता है, इंस्पायरेशन करते हो तो डायफ्राम करता है कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। एक साथ लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन लिखना नहीं अभी, कोई नहीं लिखना, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम। डायफ्राम में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। मैं इधर एक बंदा बना के दिखा देता हूं, ये बंदा है, ठीक है, ये इसका डायफ्राम है, ठीक है, ये जो डायफ्राम है, ध्यान समझो, ठीक है, ध्यान सुनो। तो डायफ्राम जो है यहाँ पे, इसका डायफ्राम को, ये अभी डायफ्राम जो है यहाँ पे अभी जो देख रहे हो डायफ्राम को, ये डायफ्राम अभी रिलैक्स फॉर्म में, इसीलिए डोम शेप में, ठीक है। तो डायफ्राम अभी डोम शेप में है, तो आप डायफ्राम को अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो डायफ्राम जो है कुछ इस तरीके का हो जाएगा, डायफ्राम इस तरीके का हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। हो गया, बोलो। अंदर का वॉल्यूम देखो, अगर अंदर लंग्स है, अच्छा ये तो हो गया, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। दूसरा स्टेप देखो, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल कोस्टल, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, बोलो बोलो, इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां जो रिब के बीच में गैप है, ये गैप बढ़ जाएगा, अरे बोल, ये रिब और ये रिब के बीच में गैप क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। तो यहां कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहां भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब दोनों जगह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अरे बोल, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरकोस्टल मसल्स, बोलो बोल ना, कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरकोस्टल मसल्स। जब इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो अंदर का वॉल्यूम बताओ क्या हो गया, पल्मोनरी वॉल्यूम बताओ, पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम यानी अंदर का जो वॉल्यूम था, ये अंदर में लंग्स जो है पहले इतना सा में था, लंग्स पहले इतना सा में था, ध्यान दो, ठीक है। अब लंग्स जो है यहाँ पे फैलने लगा, हाँ या ना, तो लंग्स यहाँ फैल गया, मतलब ज्यादा बड़ा हो गया लंग्स, बोलो। यहाँ पे वॉल्यूम पहले कम था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, स्टार्टिंग में वॉल्यूम, अरे नॉर्मल कंडीशन से, कोई ना कोई कंडीशन से तो उठाओगे ना तुम, अभी रिलैक्स था, हाँ, तुम पहले ये वाला बात पकड़ो ना, उसका घूम के तुम यहीं आ जाएंगे अगला स्टेप में, अगला स्टेप में हम वापस उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जो तुम पूछना चाह रहे हो, ठीक है। तो अभी कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायफ्राम में, बोलो, अभी शांत रहो, कॉन्ट्रैक्शन इन क्या हुआ, डायफ्राम, ये भी नहीं देखता है कि क्या चल रहा है, कौन सा टॉपिक पे बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इंटरकोस्टल मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन जब इंटरकोस्टल मसल्स में हुआ तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज, बोल बोल, जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो पल्मोनरी, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ, बोलो, इंट्रा मतलब अंदर का प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, बोलो, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होता तो प्रेशर घटता है, गधा कहीं का, डिक्रीजेस, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीजेस, और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एयर कहां चला जाएगा,
अब अगली बात सुनो। अब देखो जैसे कि ये बढ़ता है, देखो सांस लोगे तो जैसे ही पहले अंदर से वॉल्यूम बढ़ता है, पहले डायफ्राम यहाँ हुआ, जैसे तुम सांस खींचने का सोचते हो ना, खींचने का जैसे सोचते हो पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो लंग्स अपना एक्सपेंड करने लग गया, और लंग्स जैसे एक्सपेंड करने लगा तब तुम एयर खींचते हो। एयर खींचते हो तब लंग्स नहीं फूलता, पहले लंग्स फूलता है तब एयर अंदर जाता है। हाँ बोलो। तब सब कुछ रुक जाता है। बात समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? पहले जो बात बोल रहे हैं वो बात समझना। तू पहले बोल रहा है कि सांस रोक देंगे तो क्या होगा? सांस रोक देंगे तो इंटरकोस्टल मसल्स अपने जगह पे, डायफ्राम अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या होगा? तो तुम्हारा लंग्स भी रुक जाएगा, मतलब उसी स्टेज में जहां जितना लोकेशन पे गया उतना ही पे रुक जाएगा। तुम और फोर्सफुली सांस लेना चाहोगे तो और ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्शन होगी वहां पे। ठीक है, ध्यान सुन। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हुआ, सॉरी डिक्रीज हुआ, तो अब एयर जो है, एयर एंटर्स इनसाइड द लंग्स। बात समझ रहे हो? एयर कहां चला गया? इनसाइड चला गया। अच्छा, इस बात से एक बात और लिखना होगा हमको, एक बात और लिखना होगा। यहाँ पे रिब का जो मूवमेंट होगा, ये थोरेसिक कैविटी का मूवमेंट, ठीक है। एयर इनसाइड द, ये चला गया, लेकिन इसी दौरान एक चीज और हुआ, इसी दौरान ये एक चीज और, एयर एंटर इनसाइड द लंग्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इंस्पायरेशन तब हुआ जब डायफ्राम में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डायफ्राम फ्लैटेंड हो गया। कॉन्ट्रैक्शन किसमें हुआ? इंटरकोस्टल मसल्स में। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज। एयर कहाँ आ गया? लंग्स में आ गया। बीच में एक और लाइन हो सकता है यहां से, अभी रुक, शांत रहो अभी। यहां पे अगला, अब अगला यहां पे क्या हो गया? रिब का मूवमेंट, थोरेसिक कैविटी का मूवमेंट, तो है ना, यहां पे लिख सकते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी जो है अपवर्ड जा रहा है ना, आउटसाइड जा रहा है। जैसे सांस लेते हो तो छाती आगे जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। सांस लेके देखो, देखो यार, ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, फ्रंट बाहर भी निकल रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थोरेसिक केज। हाँ, एक मिनट रुको। थोरेसिक केज मूव्स आउटसाइड एंड अपवर्ड। अब बोलो क्या बोल रहे थे उत्कर्ष तुम? जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो नीचे आया ना, है? तो अरे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा ना, इसको पकड़। कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायफ्राम में तो इंटरकोस्टल मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन दोनों, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज। नहीं आया समझ? एक मिनट, शांत रहो, शांत रहो। यहां देख, यहां जो देख रहे हो ये डायफ्राम, ये डायफ्राम, बता सब, ये जो डायफ्राम है नीचे आया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब यहां आ गया तो अंदर में ये इंटरकोस्टल मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जब दोनों कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो लंग्स का, ये लंग्स जो अपने आप फैलने लगेगा, समझा? जैसे ही लंग्स फैला तो अंदर का वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज। और बोल, इंट्रापल्मोनरी पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज। पल्मोनरी वॉल्यूम जैसे इंक्रीज हुआ, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया।
थोरेसिक कैविटी कैसे किया गया, मूव्स अपवर्ड और आउटसाइड, और एयर कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन बोलेंगे। क्लियर ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपायरेशन, एक छोटे से ब्रेक के बाद। लिखेगा ना इसको। एक्सपायरेशन में एक्सपायरेशन में क्या होगा, तो एक्सपायरेशन में जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, एक्सपायरेशन में क्या होगा, यहां हम बॉडी फिर से बनाएंगे क्या, ठीक है। ये यहाँ पे डायफ्राम जो है फ्लैटेंड है, ठीक है। रिब्स जो है कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, रिब्स कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी जो पल्मोनरी वॉल्यूम होता है वो यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। डायफ्राम यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड है। अब क्या होगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे क्या होगा कि अब ये जो बॉडी है, ध्यान से समझो, ये जो बॉडी है, अब इस बॉडी का क्या होगा, तो इस बॉडी में यहाँ पे ये जो स्टर्नम होगा, ये जो रिब है, इस रिब के बीच में गैप कम हो जाएगा, रिब के बीच में गैप कम हो जाएगा, ठीक है। और डायफ्राम जो है इस तरीके से वापस डोम शेप में आ जाएगा, रिलैक्स। ये रिलैक्स हो गया, पहले कॉन्ट्रैक्ट था, यानी जब तुमने सांस लिया अंदर में वॉल्यूम ज्यादा था, अंदर में यहाँ पे वॉल्यूम जो है, अंदर में यहाँ जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा था, इसीलिए लंग्स फूला हुआ था। अब यहाँ पे कम हो गया, तो अंदर का वॉल्यूम कम हो गया, तो लंग्स का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। नहीं, रिब्स फिक्स मतलब, अच्छा, ये रिब्स का 7 ऊपर का, ये 1 2 3 4 5 6 7 बोन ऊपर का फिक्स होता है यहाँ पे स्टर्नम से, ठीक है। और वो भी थ्रू द कार्टिलेज, ठीक है। जो 8 9 10 होता है, 7 8 9 जो होता है डायरेक्ट फिक्स होता है। हाँ, तो कार्टिलेज से ज्वाइन होता है, इस वजह से कार्टिलेज स्ट्रेचेबल होते हैं, इसलिए लंग्स फूलता है, तो रिब का भी मूवमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि समझो यहाँ पे, ये मान लो स्टर्नम है, 1 मिनट रुको, जब एक का डाउट बता रहे हैं तो बीच में सर क्या कर रहा है, ये बीच में इस तरीके से कार्टिलेज होता है, उसके बाद यहां से बोन जा रहा होता है, इसे बात समझे। तो ये जो कार्टिलेज है, इसी कार्टिलेज की वजह से स्ट्रेचेबल होता है थोरेसिक केज, समझे बात को। अब तुम बोलो क्या बोल रहे हो। मसल्स क्यों है, मसल्स 1 मिनट, ये मसल्स का बना है, ये मसल्स का बना है। जब मसल्स को कमांड मिला तो मसल्स रिलैक्स कर गया, तो जैसे ही मसल्स रिलैक्स कर गया तो सब कुछ छोटा होने लगा, पूरा अंदर का कैविटी छोटा होने लगेगा, और छोटा होने लगेगा तो लंग्स दबेगा कि नहीं दबेगा, बात समझे। जब पूरा रूम, ये रूम का साइज मान लो, चारों तरफ से दीवार छोटा होने लगेगा, तो हम सब पिचक जाएंगे नहीं एक साथ, तो वही हुआ इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायफ्राम रिलैक्स intercostal muscles also relax, ये भी रिलैक्स हो गया। जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हुआ तो इसके साथ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हुआ, बोलो,
बोलना, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ, बोलो, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, पल्मोनरी का मतलब लंग्स हो गया, इंक्रीज यानी लंग्स के अंदर का प्रेशर, बात समझे। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया तो रिब केज मूव्स डाउनवर्ड, इनसाइड पहले आएगा, उसमें क्या लिखे हैं बताओ तो, पहले क्या लिखे हैं, पहले आउटसाइड लिखे हैं, तो यहां पे लिखेंगे इनसाइड एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, तो यहां पे रिब केज मूव्स इनसाइड एंड डाउनवर्ड, एयर, ओ सॉरी, thoracic केज मूव्स इनसाइड एंड डाउनवर्ड। उसके बाद फिर यहां पे अगला क्या हुआ, एयर्स एंटर्स इनसाइड, हाँ थोरेसिक केज या थोरेसिक केज पूरा थोरेसिक केज, ये पूरा ढांचा की बात हो रहा है चारों तरफ से। एयर एंटर्स इनसाइड द लंग्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ ओ हाँ, एयर मूव्स आउटसाइड ऑफ लंग्स, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटसाइड द लंग्स, ठीक है। अब क्या होगा, तो एयर मूव्स आउटसाइड द लंग्स कॉल्ड एक्सपायरेशन, बिल्कुल। बस अब एक स्टेप और बचा है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा, वही तेरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमको पानी नहीं पिलाया कोई नहीं, दूसरा क्लास क्या बच्चा सबके पास जाओगे, 7-8 वाले को रहने दो, वो लोग डायरेक्ट पीता है पानी। ए पलक, तुम तभी लिखी ना जब हम पढ़ा रहे थे, तो फिर तुम अभी कैसे नहीं लिख रही हो। चलो ये हो गया, अब हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ध्यान सुनो, एक काम करते हैं, डायरेक्ट एक डायग्राम लोड कर लेते हैं, मतलब गूगल से। एक बार जब लंग्स में एयर आ जाता है, ये मान लो लंग्स है, एक बार जब लंग्स में एयर आ जाता है, इंस्पायरेशन होता है, तो लंग्स के छोटे छोटे एल्वियोलर सैक, लंग्स के छोटे छोटे एल्वियोलर सैक, इस एल्वियोलर सैक में यहाँ पे प्रेजेंट होता है एल्वोलाई, यहाँ पे ये एक एल्वोलाई है,
तो इसी एल्वोलाई का स्ट्रक्चर हम यहाँ दिखा रहे हैं। हाँ, ये एक छोटा सा जो एल्वोलाई होता है वो एल्वोलाई है। ये हो गया एल्वियोलर कैविटी। क्या हो गया ये? एल्वियोलर कैविटी। क्या हो गया ये? एल्वियोलर कैविटी। अब ये एल्वियोलर कैविटी में यहाँ देखो एयर एंटर कर रहा है, एयर आ रहा नहीं आ रहा? जैसी इंस्पायरेशन हुआ तो एयर आया, और एयर में बहुत सारा क्या था? ऑक्सीजन था। तो एयर में बहुत सारा ऑक्सीजन था। अब जब यहाँ पे हार्ट ब्लड को पंप करता है, बोलो। तो यहाँ जो एयर है हाँ, ध्यान सुनो। तो यहाँ पे ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है तो ये एल्वोलाई का वॉल हो गया। एल्वोलाई का वॉल के ऊपर में, क्योंकि ये एक एपिथेलियल टिश्यू है, कैसा टिश्यू है? एपिथेलियल। उसमें भी कैसा एपिथेलियल टिश्यू है? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है ये सिंगल सेल का बना हुआ है, एक ही सेल का लेयर है, सिंगल सेलुलर लेयर है और फ्लैट सेल है। कैसे सेल है? ये एक एक सेल दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पे इस तरीके का फ्लैट सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये जो फ्लैट सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी को हम लोग एल्वोलाई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एल्वोलाई। ये एल्वोलाई एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा टिश्यू है जो कि सिंगल सेल का बना हुआ है ना। तो ये स्क्वामस एपिथेलियम है। क्या ये? स्क्वामस एपिथेलियम। और कहीं पे भी एपिथेलियम टिश्यू होता है तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है टिश्यू में कि उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, याद है? एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ बीच में जो देख रहे हो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यहाँ बीच में जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला, ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बीच में जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। एपिथेलियल एल्वोलर सैक के बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है नॉन सेलुलर पार्ट होता है। क्या पार्ट होता है? नॉन सेलुलर। ये सेल का बना हुआ नहीं है। इसमें हाई एल्यूरोनिक एसिड होता है, बताए थे तुम लोगों को हम पहले, ठीक है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद जो देख रहे हो तो ये है ब्लड वेसल्स। ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। क्या है ये? ब्लड वेसल्स है। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्ट्रक्चर ब्लड वेसल्स है। ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स है, और इस ब्लड वेसल्स का जो वॉल है ये भी सिंगल सेलुलर है। मतलब यहाँ पे ये भी कैसा है? सिंगल सेलुलर। ये एक ही सेल का बना हुआ ये भी। मतलब अगर हम ड्रॉ करके दिखाएं तुमको तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी ये सिंगल सेल का लेयर है, जैसे वहां है वैसे ही यहाँ है। ये सिंगल सेलुलर लेयर है। ये क्या है? सिंगल सेलुलर लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? इंडोथीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंडोथीलियम बोलते हैं। तो ये इंडोथीलियम हो गया ब्लड वेसल्स का, ठीक है, ब्लड वेसल्स का। आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, जरा गौर से सुनना। ये इंडोथीलियम हो गया, ये इंडोथीलियम हो गया, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही अब होता कुछ ऐसा है कि ये इंडोथीलियम, ये सब सिंगल लेयर क्यों है? ताकि इसको आसानी से क्या कर सके? पेनिट्रेट कर सके गैसेस, आसानी से इस साइड से उस साइड जा सके। अब बीच में ये पूरा ब्लड वेसल्स है, ये पूरा ब्लड वेसल्स है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, ये जो ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स है, तो ये जो ब्लड वेसल देख रहे हो ना, ये ब्लड वेसल्स, ये भी इंडोथीलियम वाला लेयर हो गया। और इस ब्लड वेसल्स के अंदर में प्रेजेंट है ब्लड। क्या प्रेजेंट है? ब्लड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है ब्लड, यहाँ पे अंदर में प्रेजेंट है ब्लड। अब ये रेड से ही मुझे दिखाना होगा, तो ये हाँ, अब देखो डीऑक्सीजनेटेड किधर है? तो जिधर से ब्लड एंटर करता है ना, इधर से ब्लड एंटर कर रहा है, तो इस एरिया में ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। इस एरिया में ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है।
इस एरिया में ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ ब्लू से दिखा रहा हूं ताकि तुम समझो कि इस एरिया में ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है। क्लियर है। अब यहाँ जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, ये जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, जैसे ही यहाँ पे आया तो अंदर में CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, कम। एल्वोलाई में CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, और ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। तो ये CO2 जो है, ये CO2 जो है, ये CO2 चला जाएगा कहाँ, हाई टू लो। कहाँ चला जाएगा, हाई टू लो, डिफ्यूजन हो जाएगा। बोलो। अब जो एयर आया था उस एयर में यहाँ पे ऑक्सीजन का जो वैल्यू था, ऑक्सीजन का जो अमाउंट था वो क्या था, ज्यादा था। तो अंदर में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, ज्यादा। एल्वोलाई में क्या है, ज्यादा। ब्लड में क्या है, कम। तो यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा कि नहीं होगा, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरी में। और जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। बोलो। ये ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो ये ब्लड जो हो गया ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब इधर जो ब्लड था वो कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। बात आई समझ में। तो यहाँ पे इसी को हम लोग बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। बात समझे। अब ये जो ब्लड निकलेगा तो ये ब्लड हार्ट से आया है। कहां से आया है, हार्ट से ये ब्लड आया है। और जा भी कहां रहा है, हार्ट के पास। जा भी किसके पास रहा है, हार्ट के पास जा रहा है। तो आया है कहां से, तो आया है हार्ट से। ये ब्लड जो है आया किससे है, हार्ट से आया है। ठीक है। हाँ बिल्कुल चलते रहता है। और जा भी रहा है कहां, तो जा भी रहा है किसके पास, हाँ ये डीऑक्सीजन हार्ट के पास से आता है। हार्ट के पास बॉडी के डिफरेंट एरिया से, बॉडी के सारे पार्ट्स, बॉडी का सारा पार्ट से ब्लड लंग्स में आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे पैर है ना, पैर है, टंग है, स्किन है, लिप है, नोज है, ये सब जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, हार्ट के पास। कहाँ आता है, हार्ट उसको भेज देता है कहाँ, लंग्स के पास। ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ आ जाता है, हार्ट के पास। नहीं, हार्ट के पास कहाँ गया, अरे बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से वापिस हार्ट, हार्ट से फिर पूरे बॉडी। इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। हाँ एक दोनों एक साथ चलता है, मतलब वेन में चल रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरी में चल रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग ट्रैक है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग ट्रैक है, और ये दोनों मिलते हैं कैपिलरीज में। हाँ वो ऑक्सीजन दे दिया सेल को, ग्लूकोज दे दिया सेल को, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इस्तेमाल कर लेगा सेल, रिस्पायरेशन कर लेगा, और फिर वहां से CO2 ले लेगा ब्लड, वापस आ जाएगा घूम के वापस हार्ट में, और हार्ट से वापस लंग्स में। अरे विलाई का एक एग्जांपल दिए न्यूट्रिएंट के लिए। तो बॉडी जैसे विलाई के पास ब्लड जा रहा है ना, वैसे ही ब्लड बॉडी के हर एक कोने में जा रहा है। वो अगर विलाई से आता है तब, इंटेस्टाइन का ब्लड लीवर के पास आता है, सारा ब्लड ऐसे लीवर के पास नहीं जाता। मतलब जाता है, ये ट्रांसलोकेट करता रहता है, पूरा एकदम फिक्स है। कुछ उधर जा रहा है, कुछ किडनी के पास, वो इंटेस्टाइन से डायरेक्ट लीवर के पास आता है डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसी के साथ जो है लंग्स वाला पार्ट जो है, ब्रीदिंग वाला पार्ट जो है वो खत्म होता है। ठीक है, अगला पार्ट जो है, अगला चैप्टर का अगला पार्ट जो है वो है हम लोगों का ब्लड, यानी ट्रांसपोर्टेशन। खत्म हो गया रिस्पिरेशन। हाँ छुट्टी का है जिसका, नानी की शादी है, फिर ये हो गया। अरे लिख इसको, अरे कहां से लिखेगा, यहां से लिख। कैसे क्या लिखेंगे, जैसे है वैसे लिख, जल्दी छाप इसको। हाँ तो तुम्हारे पास कलर नहीं तो हम क्या करें।
अबे भाई ये देख, अंदर में CO2 जो है, यहाँ पे CO2, यहाँ पे CO2 कम है, यहाँ CO2 क्या है, कम है, अंदर में CO2 क्या है, ज्यादा है। यहाँ CO2 क्या है, ज्यादा, और यहाँ CO2 कम है। तो तुम यही बोल रहे हो कि ये मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस कर रहा है? हाँ, तो जब भी कंसंट्रेशन यहाँ हाई है ना, यहाँ कंसंट्रेशन लो है, यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो हाई टू लो जाने के लिए ये सिंगल लेयर ही है, तो इसको क्रॉस करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होती है, ठीक है, आसानी से ये क्रॉस कर जाता है, ठीक है। और एक चीज और है यहाँ पे, और यहाँ से जो ऑक्सीजन आया है, ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये ऑक्सीजन इसको क्रॉस करके कहाँ आ गया, ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ जो आ रहा है, तो ध्यान से सुनो, हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे ब्लड में तुम्हारा है हीमोग्लोबिन, क्या है, हीमोग्लोबिन। पूरा नाम लिखेगी, इतना समय समझ जाओगे। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये ऑक्सीजन चिपक जाता है जाके उससे, एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंड करने की। तो जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमो, बोलो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और अगर हीमोग्लोबिन यहाँ पे किससे बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो। ये बात पूछेंगे हम, ये हीमोग्लोबिन आज सवाल तो नहीं पूछ पाए अभी हम, लेकिन मेरे पास अभी टाइम है। हीमोग्लोबिन के साथ में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब भी यहाँ पे ब्लड का और गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब भी यहाँ पे गैसेस का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ पे गैसेस का जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उस दौरान ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड करता है, तब बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इधर से जो ब्लड आ रहा है, यहां से ब्लड जो आ रहा है, ये जो ब्लड आ रहा है, तो CO2 इसके साथ बाइंड किया होगा हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन का काम है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना ब्लड के साथ। और आरबीसी में प्रेजेंट होता है ना हीमोग्लोबिन। अरे रेड ब्लड सेल रेड क्यों है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन जो है, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है, और ये हीमोग्लोबिन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे एक कार होती है ना, कार जिसके पास 4 सीट होती है, वो नया गाड़ी आया एक, कौन सा, MG हेक्टर का बैटरी वाला छोटा सा, कौन सा गाड़ी है, कॉमेट। हाँ, MG हेक्टर का जो कॉमेट है, कितना सीट होता है उसमें, 4 सीट होता है, 4 ही लोग बैठ सकते हैं। वैसे ही हीमोग्लोबिन भी होता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ही पकड़ सकता है, या 4 कार्बन डाइऑक्साइड को ही, बात समझे। और एक जगह से उठाएगा, दूसरे जगह ले जाके छोड़ देगा, किसके अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। जिसका कंसंट्रेशन जहां कम होगा वहां छोड़ देगा। बात आई समझ में। ये वाला चैप्टर जो, ये वाला टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अब अगला टॉपिक जो है हमारा, वो है ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। चलेगा 1-2 दिन, 2 क्लास लगभग, ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा। 1-2 क्लास एक्सक्रेशन चलेगा, टोटल 4 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में और पूछेंगे सवाल।